जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल का एक लेक्चर। यह लेक्चर यूजीसी नेट आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। देखते हैं हम अपने लेक्चर को। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दोस्तों इसमें मैं काफ़ी फास्ट चलूँगा और जल्द से जल्द अपने पूरे सिलेबस को 3 से 4 वीडियो पे कवर करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं दोस्तों हम। यह जो बुक है यह पीके सिन्हा सर की बुक है, यह जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल की एक बेस्ट बुक मानी जाती है। उसी से लिया गया ये उनकी पीपीटी है। इसी के बिहाफ पे मैं आपसे चलता हूँ। अपने फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर इवैल्यूएशन टू द प्रेजेंट टाइम में कि उससे क्या यूज है और कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। और फास्टली चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड जो है बेसिकली किससे बना हुआ है, कंप्यूटर से बना हुआ। किससे बना हुआ, कंप्यूटर से बना हुआ है। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत ही फास्ट कार्य करती है। क्या यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत फास्ट कार्य करती है। दोस्तों आगे चलते हैं। और यह किसके बिहाफ पे, प्रोसेसर के बिहाफ पे कार्य करती है। किसके बिहाफ पे, प्रोसेसर के बिहाफ पे कार्य करती है। इसमें डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और जो वर्क है हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके 3 प्रोसेस देखिए, इसमें 3 भी कौन मेन जो है, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव डेटा अर्थात किसी डेटा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। स्टोर मतलब सेव कर सकते हैं और प्रोसेस मतलब किसी कार्य को प्रगति में ला करके उस कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम। दोस्तों अगर हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की, डेटा प्रोसेसिंग क्या है। डेटा प्रोसेसिंग दोस्तों, अगर हमने ABCD ये कोई वर्ड लिखा, मान लीजिए हमने ये कोई वर्ड लिखा, तो इस समय इस वर्ड का हम केवल जानेंगे यार ये क्या है, कैरेक्टर है दोस्तों। अगर लेकिन हम जब ABCD में मान लीजिए आपका किसी का भी नाम या फिर मेरा ही नाम देख लीजिए विकास, अगर ये मेरा नाम है, मान लीजिए किसी का नाम भी ले लेते हैं सोहन। दोस्तों अगर हम सोहन को OSHAN लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है, एक डेटा है। लेकिन हम जब उस डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में बदल देते हैं तो क्या हमारी हो जाती है, इन्फॉर्मेशन होती है। बेसिक एक अंतर है, जब हम कोई किसी सीक्वेंस को, डेटा क्या होता है, नॉन सीक्वेंस फॉर्म में होता है, उसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है, बस वो एक कलेक्शन होता है। लेकिन हम जब उसको एक सीक्वेंस के फॉर्म में डाल देते हैं, एक सीक्वेंस में ला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन। दोस्तों बेसिक पूछता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि एक सीक्वेंस फॉर्म में अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी या डेटा कहलाएगा, या अदर 4 ऑप्शन में कोई दे देता है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डेटा को उठाएंगे, फिर कैप्चर डेटा देखेंगे, उसको कैप्चर करेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे। अगर उसको मैनिपुलेट करेंगे मतलब कि उसको प्रोसेस में चलाएंगे, उसको सीक्वेंस के फॉर्म में बदलेंगे, उसको मीनिंगफुल फॉर्म में बदलेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट एक रिजल्ट आएगा और वही हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन और डेटा में आपने भी अंतर समझा। आगे चलते हैं हम। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ऑटोमेटिक होता है, अर्थात एक बार आप कमांड दे देंगे तो जो आपका वर्क होगा उसको ऑटोमेटिक परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि उसका आउटपुट नहीं आ जाएगा। क्या नहीं आ जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा। स्पीड होती है, क्या होती है कंप्यूटर में, स्पीड होती है। किस फॉर्म में होती है स्पीड, माइक्रो सेकंड के फॉर्म में होती है, माइक्रो सेकंड के फॉर्म में होती है, नैनो सेकंड के फॉर्म में होती है और पिको सेकंड के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, नैनो सेकंड के फॉर्म में होती है, माइक्रो सेकंड के फॉर्म में होती है और पिको सेकंड के फॉर्म में होती है। हम देखते हैं कभी कभी फॉर्मेट में ये लिखा जाता है, पूछता है माइक्रो सेकंड को कैसे लिखते हैं, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। नैनो सेकंड को क्या लिखते हैं, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। और पिको सेकंड को हम क्या लिखते हैं, पिको सेकंड को हम 10 की पावर -12 लिखते हैं, 10 की पावर -12 लिखते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम। नदे की वे एक्यूरेसी। दोस्तों ह्यूमन नेचर है, उसमें गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें गलतियां नहीं होती हैं, इसमें एक्यूरेसी 100% होती है। अगर वायरस ने इफेक्ट नहीं किया है या किसी चीज़ ने इफेक्ट नहीं किया है, किसी बाहरी चीज़ ने इसको अफेक्ट नहीं किया है, तो डेटा की एक्यूरेसी आपकी 100% होगी। क्या होगी, 100% होगी। दोस्तों आगे चलते हैं हम। देखते हैं दोस्तों डिलीजेंस, अर्थात जो इसकी कैपेसिटी होती है टायर्ड, थकने की नहीं, वर्कआउट करने की। अर्थात हम 2 घंटे बोलेंगे, मैं बोलते बोलते 1 घंटे में थक जाऊंगा, लेकिन अगर ये कंप्यूटर बोलता तो वह 10 घंटे 10 दिन
1 साल तक अगर कंटिन्यू उसको जो प्रोसेस में दे दिया जाएगा, अगर बोलता रहेगा तो थकेगा नहीं दोस्तों। यही होती है डिलीजेंसी, ठीक है। हम बात करते हैं तो करने की उसी अद्भुत ताकत होती है एक, उसको जैसे जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमारी मेमोरी होती है, अगर हमें किसी चीज़ को रिकॉल करना होता है, याद करना होता है या रिमेंबर करना होता है, तो हमें प्रोसेस करना पड़ता है, हमें उसे फोर्स करना पड़ता है। हमारी यादें होती हैं वो हमारे सेकेंडरी डिवाइस में या फिर हमारे अचेतन मन में सेव होती हैं। हम उसे चेतन मन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। इसी तरह कंप्यूटर लाइक ह्यूमन ब्रेन के पर आधारित एक डिवाइस है दोस्तों। तो क्या करना पड़ता है, जैसे कि उसको रिमेम्बरिंग पावर के लिए उसको भी सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में डेटा को लाना पड़ता है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। नो IQ, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन ब्रेन पर आधारित है लेकिन IQ नहीं होती है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं होता है, वह सोचने की क्षमता उसके अंदर नथिंग होती है। इसीलिए इसका एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसी पे वर्क किया जा रहा है कि इन जो रोबोट हैं या फिर कंप्यूटर मशीन है उसके अंदर जो ह्यूमन की सोचने की पावर है, वर्क करने की पावर है, किसी कार्य को समझने का पावर है, उस पावर को जब हम कंप्यूटर या रोबोटिक्स के अंदर, रोबोटिक्स क्षेत्र होता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है दोस्तों, उसके अंदर इसको इनबिल्ट किया जाएगा। तो ये जो IQ का एक सिंबल लगा हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं होते तो उसको आसानी से कर लेगा। नो फीलिंग, इसमें फीलिंग नहीं होती दोस्तों। बिना देर किए हम आगे चलते हैं, कभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं हम दोस्तों बिना देर किए। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, अगर हम ब्लेज पास्कल की बात करते हैं तो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी वह 1642 ईस्वी में आई थी। मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें हम कुछ संख्याओं का सम कर सकते थे, मैकेनिकल एडिंग मशीन ब्लेज पास्कल ने इसका पहला इन्वेंशन किया था दोस्तों। ये दोस्तों बेसिक है, हम इनको यह देखते नहीं हैं, यहाँ पे वो आ गया है। हम आगे चलते हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं उनको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज साहब की। चार्ल्स बेबेज साहब ने इनको क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर के इनको फादर कहा जाता है, जो मॉडर्न युग में हम यूज करते हैं कंप्यूटर उसका फादर कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने क्या किसको डिजाइन किया था, डिफेंस इंजन को कब डिजाइन किया था, 1822 ईस्वी में। डिफेंस इंजन को इन्होंने 1822 ईस्वी में डिजाइन किया था दोस्तों। बिना डिटेल देखे हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं हमारा जो पहला कंप्यूटर है वो कौन सा है, मार्क 1 कंप्यूटर 1937 में, जो कि क्या हुआ, पहली बार हम उसको इंट्रोड्यूस हुए, जो कि हमारे आज बेसिक जो चीज़ हमारी बेसिक चल रही है आज, इसी चीज़ में जो पहला कंप्यूटर आया था वह क्या था, मार्क 1 कंप्यूटर था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों आगे देखेंगे कि यूनिएक और इनिएक कंप्यूटर हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। हम और फर्स्ट ऑफ ऑल किस जनरेशन में इनका यूज हुआ और इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हम देखते हैं जनरेशन हम आते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जनरेशन की बात की जा रही है। इसको स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम दोस्तों, देखिएगा। हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन हमारी कब से कब तक चलती है, फर्स्ट जनरेशन हमारी 1942 से 1955 तक चलती है दोस्तों। पहला यूज किसका किया गया था, वर्किंग ट्यूब का किया गया था। किसका यूज किया गया था, वर्किंग ट्यूब का यूज किया गया था। इसके बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, बगैर डिटेल में चाहे हुए पंच कार्ड, सेविंग डेटा को सेव करने के लिए किसका यूज किया गया था, पंच कार्ड का। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था दोस्तों। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में। स्टोरेज प्रोग्राम देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात की गई है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात की गई है। यहाँ पे जो बात की गई है किसकी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात की गई है। हम बगैर डिटेल में जाए हुए देखते हैं, यहाँ पे मशीन और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, बल्कि इन यूज, अर्थात इसका जो साइज था, बल्कि यूज मतलब साइज जो था इसका बहुत ही बड़ा था, उसको बड़े साइज के रूप में इसको उपयोग किया जाता था दोस्तों। जो एरिया था बहुत ज़्यादा घेरता था और इसमें क्या कहता था, जो इसकी मशीनें होती थी बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, तो एयर कंडीशनर रूम होते थे इसमें दोस्तों। हमारा जो पहला कंप्यूटर था कौन सा था,
ENIAC था, कौन सा था, ENIAC था। और जो हम बेसिक जानते हैं ENIAC और UNIAC, इन कंप्यूटर को हम बहुत डिटेल में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। मैं जब एब्रिविएशन पढ़ाऊँगा आपको कंप्यूटर का तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। चलते हम आगे सेकंड, क्योंकि अगर यहाँ डिटेल बताने लगूंगा तो अपने टॉपिक से हट जाएंगे दोस्तों, इसलिए जो टॉपिक पर चल रहे हैं हम उसी पर चलते हैं। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक है दोस्तों। कब तक है? 1965 से 1964 तक। हम यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं। बैच, अगर हम यहाँ पे सेव डेटा को सेव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, देखिएगा वहाँ पे हम किसका, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किए हैं। यहाँ पे हम किसका उपयोग कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का और पंच कार्ड का प्रथम जनरेशन में उपयोग किया गया है। सेकंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का और मैग्नेटिक टेप का यहाँ पे उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है, मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया है। आप देखे होंगे जो रील वाली लंबी सी और गड्ढे भूरे कलर की जो रील आती थी, चमकीली सी और कैसेट में घुमाई होती, उसको हम मैग्नेटिक टेप बोलते थे दोस्तों। चलिए बिना देर के हम चलते हैं दोस्तों। इसमें हम अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी होती थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बारे में हम नहीं जानते दोस्तों, बस हमें ये जानना है किस टेक्नोलॉजी का यूज होता था बस, क्योंकि हमें अपने एग्जाम को फोकस करना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे जो अगर सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे ENIAC का एक फॉर्मेट है जो कि उपयोगी लगा है। IBM का, वैसे दोस्तों ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये जो कि कंप्यूटर का स्पेशल क्षेत्र है, ये नहीं पूछा जाएगा। हम आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन देखते हैं IC का उपयोग, इंटीग्रेटेड चिप। किसका, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया। IC और SSI और MSSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया दोस्तों। SSI और MSSI का उपयोग किया गया। आगे चलते हैं हम, ये हमारी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया दोस्तों। और जो हमारी इंटीग्रेटेड चिप थी वो क्या थी, IC थी जो इंटीग्रेटेड चिप थी दोस्तों। उसमें कई गेट, एंड और गेट और नॉर गेट जो होते हैं, नैंड गेट होते हैं दोस्तों, इनको कंबाइन करके एक जगह कंबाइन किया गया। कई सारे गेट को एक से अप्लाई किया गया है। और जब ये अप्लाई करके मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में इतनी ज़्यादा डेटा को सेव करने की फैसिलिटी दे दी गई कि वहाँ पे लार्ज डेटा को सेव करने की कैपेसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई दोस्तों। हम देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे लार्जर कैपेसिटी डिस्क मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप का उपयोग सेकेंड जनरेशन में भी हुआ, थर्ड जनरेशन में इसका उपयोग बढ़ा करके और इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया दोस्तों। आगे चलते हैं हम टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो उपयोग किया गया है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में, वो किसका उपयोग किया गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें टाइम को कई स्लॉट में बांट करके शेयर किया जाता है दोस्तों। कभी डिटेल लेक्चर में मैं इसको आपको पढ़ाऊँगा। अभी हम चलते हैं आगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फास्ट, स्मॉलर और इजियर यूज टू कर सकते थे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसके कंप्यूटर कहते हैं, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों। हम चलते हैं चौथी जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में किसकी बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन हमारी 1975 से कब तक, हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों। यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पोर्शन में हम चलते हैं। सेकंड पोर्शन दोस्तों हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द टाइप्स ऑफ सिस्टम, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स और टाइप स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, बिना देखे हुए हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है और कंप्यूटर एज ए सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कंप्यूटर की बेसिक जो पाँच फंक्शनलिटी होती हैं, 5 टर्म्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। इनपुटिंग, डेटा को इनपुट करने का जो प्रोसेस होता है उसको इनपुटिंग कहते हैं। स्टोरिंग, डेटा को स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है उसको स्टोरिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग, कोई डेटा को अगर
कैसे हम उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको डिवाइड भाग, अगर हमको उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन करना है, उसके जो भी मेथड हैं उनको अप्लाई करके हम उसको प्रोसेस करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग, जो कि हमारा आउटपुट कैसे जनरेट करना है इसको भी हम देखते हैं, और कंट्रोलिंग, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी हम, कंट्रोलिंग एक उसका फंक्शन होता है दोस्तों। आगे चलते हैं बिना देर के हुए दोस्तों, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम इसे कहें तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम एंड डेटा, दोस्तों मैंने बताया था कि अगर कोई डेटा है उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम डेटा को, वो क्या है, वो डेटा आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। अगर उसको हम मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहलाती है दोस्तों। जब कई डेटा मिल करके किसका निर्माण करते हैं, इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। जब कोई मीनिंग इन्फॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल होती है, तो उसको हम कंप्यूटर के फॉर्मेट में अगर कह सकते हैं तो क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। इंस्ट्रक्शन, जब कई इंस्ट्रक्शन मिल करके एक प्रोग्राम का निर्माण करते हैं, इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डेटा है और डेटा के फॉर्मेट को जब हम सीक्वेंस फॉर्म में चेंज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, और इन्फॉर्मेशन को ही अगर हमसे कंप्यूटर की भाषा में कहें तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसको हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, जो कि उसके इन्वेल्ट करते समय दिए जाते हैं। बस उसकी कोडिंग क्या होती है, बाइनरी फॉर्मेट में होती है दोस्तों। जब कई इंस्ट्रक्शन मिलकर के कार्य करते हैं तो एक समूह बनाते हैं और उस किसका निर्माण करते हैं, प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। और जब कई प्रोग्राम एक साथ मिलकर के उनका एक कई प्रोग्राम जब है एक जगह मिलते हैं और एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, तो वो जो सिस्टम कहलाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हम कह सकते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको क्या कह सकते हैं, हम प्रोग्राम कह सकते हैं। प्रोग्राम का दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसी बात को मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको इतना फोर्स कर रहा हूँ। देखिए इसके कलेक्शन को अगर इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को क्या कहेंगे, क्या कह देंगे हम, इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को हम क्या कह देंगे, प्रोग्राम कह देंगे। और प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या कह देंगे, सॉफ्टवेयर कह देंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम बिना देखे, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम या फिर माइक के द्वारा जो आवाज़, या फिर जो और इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके द्वारा जो हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर उस डेटा को इनपुट करना चाहते हैं जिस डिवाइस के माध्यम से, उसको क्या कह देते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको 5-6 इनपुट डिवाइस बताई, कौन कौन की, माइक, दूसरा आपका टच पैड, तीसरा आपका, मैंने आपको कुछ इनपुट डिवाइस बताई जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, टच पैड, ये क्या है आपकी लाइट पेन, ये क्या है आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इनपुट डेटा इनपुट करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है। ये सीपीयू का स्ट्रक्चर हम कैसे देख सकते हैं, सीपीयू के साथ इनपुट डिवाइस जुड़ी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, लेकिन उसका जो बीच का स्ट्रक्चर होता है उसको समझते हैं दोस्तों। स्टोरेज, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, वहाँ से डेटा को हम उठाते हैं, किसके बिहाफ पे, कमांड ऑफ प्राइमरी मेमोरी। और वो उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है, जो कि सीपीयू का एक पार्ट होता है, जो कि एक सीपीयू का पार्ट होता है। मेन मेमोरी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को कैचअप कर लेती है, क्या करती है, कैचअप करती है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, देखिए सिंपल फॉर्मेट में समझाया गया है। कोई डेटा को हम इनपुट करते हैं, वो सीपीयू के पास भेजता है, सीपीयू क्या करता है, अगर उसके प्राइमरी, अगर वो सूचना प्राइमरी में अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज वो कहेगा कि भैया हम सेकेंडरी में वही पास जाएंगे, सेकेंडरी में वही कहेगा ठीक है भैया मेरे पास वो डेटा सेफ है, आप उठा ले जाओ। वो देखेगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, वो क्या कहेगा, डेटा को यहाँ से उठाएगा और फिर से पैचअप कर लेगा, किसके साथ कर लेगा, आपके प्राइमरी मेमोरी को भेज देगा। प्राइमरी मेमोरी का अगर डेटा का उपयोग नहीं होगा तो फिर से सेकेंडरी मेमोरी में भेज कर कहेगा भैया तुम अपना डेटा वापस रखो, अपने पास सेव रखो, अपने पास सेव रखो। दोस्तों चलते हैं आगे हम।
आगे चलते हैं, हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट के। तो कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं। डेटा को जो जरूरत होती है, कंट्रोल यूनिट कहता है कि मैंने ये तुमसे डेटा मांगा था, तुम कर, उसने मेन मेमोरी ने कहा कि ठीक है मैं वो आपको प्रेजेंट करवाता हूँ, प्रेजेंट करवाया, ठीक है। डेटा को कंट्रोल यूनिट कहा ठीक है, कंट्रोल यूनिट कहा ठीक है, तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। किसको? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, ALU को बुलाया। उसने कहा कि बेटा जो तुम्हें सेव करना, जो तुम्हें प्रोसेस परफॉर्म करना हो अपने हिसाब से परफॉर्म कर लो, डेटा आपके पास अवेलेबल है। उसने कहा ठीक है, मैं डेटा को मौजूद है तो मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस को परफॉर्म करता हूँ। उसने प्रोसेस को परफॉर्म किया किसके? कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल में। उसने डेटा को परफॉर्म किया और टू हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी के हेल्प के साथ उसने डेटा को परफॉर्म किया, आगे बढ़ाया। उसने क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया तो क्या हुआ? आउटपुट जनरेट हो गया। आउटपुट जनरेट हो गया, यही आपका क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मेट हो गया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे रिजल्ट है जो है इन्फॉर्मेशन के रूप में है। यही इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? अगर डेटा एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? डेटा ही कहलाएगा। अगर वो सीक्वेंस फॉर्म में है तो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर था दोस्तों। हमने देखा यहाँ पे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। बिना देखे हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ दिया हुआ है। एन इनपुट यूनिट of a computer perform to a following functions. It accept instruction and data from outside world. दोस्तों क्या करता है? मैंने आपको बताया कि हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, माइक, टच पैड के माध्यम से और भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से हम डेटा को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं और CPU को बताते हैं कि हमारे जो पास जो डेटा है ये है दोस्तों। ठीक है। कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, अर्थात वो कंप्यूटर क्या करता है? उनको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में चेंज कर लेता है, अर्थात उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करके अपने पास रख लेता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। सप्लाई टू क्या कहता है? कन्वर्ट डेटा को सप्लाई करके उस हिसाब से प्रोसेस के लिए भेज देता है। यही बात यहाँ पे कही गई है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है? जो डेटा परफॉर्म होता है, प्रोसेस होता है, उसको वो क्या करता है? लेता है अपने पास। जैसे कि आउटपुट डिवाइस क्या हो गई? मॉनिटर हो गया, साउंड हो गया, और प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, और कौन सी हैं? एक दो डिवाइसेस में कमेंट सेक्शन में बताइए आप। अगले सेक्शन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, अभी मैंने 4-5 बताई है आपको दोस्तों। कन्वर्ट दीज कोड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। देखिए बाइनरी फॉर्मेट में वो डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है किसमें? जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज, C++, जावा, जो भी हमारी जो एक प्लेटफॉर्म होता है कंप्यूटर में वर्क करने का, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेज में इस समय वर्कआउट की जा रही हैं। इसके पहले जो भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज में थी और मशीन लैंग्वेज में थी। मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को कार्य करने में काफ़ी परेशानी होती थी दोस्तों। हमें परेशानी होती, कंप्यूटर को नहीं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है? डेटा इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? जरूरत के हिसाब से प्रोसेस करता है और स्टोर भी करता है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी में जब स्टोर करता है तो हमें उसको प्राइमरी मेमोरी रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। डेटा को जब किसी जरूरतमंद डेटा को हमें प्राप्त करना होता है तो हम क्या कहते हैं? रिट्रीव इन्फॉर्मेशन या रिट्रीव डेटा। ठीक है, हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो अर्थात क्या होगा कि वो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता है, उसको डेटा को वहाँ से उठा जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा समझेंगे और बाकी मेमोरी क्या होती हैं, इनके टाइप क्या होते हैं, नंबर सिस्टम्स की जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स है उसके कन्वर्जेंस हैं, इनके बारे में मैं आपके 3 या 4 लेक्चर में आपको पूरा कंप्यूटर के जो बेसिक टर्म्स हैं उनको मैं समझा दूंगा, जिससे कि आप आने वाले एग्जामों में तत्काल कर सकें। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं अपने लेक्चर बाय लेक्चर इनके वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम देखते हैं यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, यूज टू होल्ड डेटा intermediate results and results to ongoing process of job. फास्ट ऑपरेशन फास्ट होता है।
स्मॉल कैपेसिटी, एक्सपेंसिव होती है और वर्सेटाइल होती है दोस्तों। क्या होती है? वर्सेटाइल होती है, अर्थात क्या होती है? यह क्या होती है? ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि पावर के साथ बंद हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम। सेकेंडरी, ये क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को सेव किया जाता है, लंबे समय तक डेटा को सेव किया जाता है, लाइट आ या जाए इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, मैं इसको आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में दोस्तों। यहाँ पे जो बेसिक पार्ट है उनको तो अभी इस लेक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी के लेक्चर जो होंगे जहाँ पे आप मुझे लगेगा कि ये आपके लिए उपयोगी है, बहुत विषय वस्तु को आपके सामने प्रेजेंट जरूर करूंगा और उससे संबंधित क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम सेव कर सकते हैं, लार्ज कैपेसिटी होती है डेटा को सेव करने की, लॉट चीपर दैन प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? इसकी जो कीमत होती है क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम होती है, और जो स्पीड होती है वो कभी प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम होती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है। सीपीयू में 3 पार्ट जो बताए थे, कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट और एयू और एलयू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसको अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट के रूप में जान सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम is a place where a actual execute instruction and takes from during to process operation। अर्थात हम जब डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे अरिथमेटिकल जो कि अंकगणितीय जो कैलकुलेशन होते हैं, अंकगणितीय कैलकुलेशन होते हैं, उनको जो परफॉर्म करते हैं तो वो अरिथमेटिक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगर हम लॉजिकल रूप में देखते हैं कि जो डेटा किसी लॉजिक पे बेस्ड होते हैं तो वो उसको सॉल्व करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है लॉजिक यूनिट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। कंट्रोल यूनिट आपके एएलयू में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि अगर उसने जो कमांड दिया है उसी के अनुसार वर्कआउट करे, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होती है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जो कि मैंने अभी सीपीयू क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, बोल नहीं सकते, बोलते ही हैं। क्या है? बोलते ही हैं। ये ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है दोस्तों। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को ही बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या है? क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमें देखना जरूरी है दोस्तों। अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, कुछ भी वर्कआउट होता है तो वह बगैर सीपीयू के मर्जी के नहीं हो सकता है दोस्तों। आपके दिमाग में जो भी आपके वर्कआउट जो भी आप करते हैं वो कंट्रोल कौन करता है? आपका दिमाग करता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। सिस्टम कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपके कुछ बेसिक टर्म्स और लेके प्रस्तुत होऊंगा। नंबर सिस्टम्स क्या हैं, किसके बिहाफ पे, बाइनरी कोड के हिसाब से, और मेमोरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, जो आपके बेसिक टर्म्स के आपके क्या होंगे, आपके कंप्यूटर एब्रिविएशन क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों। पहले अगले लेक्चर में आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, उसके बाद अदर टॉपिक जो होंगे 4 से 5 टॉपिक लेक्चर में मैं आपके सब खत्म कर दूंगा दोस्तों। और ये मेरे लेक्चर 2 या 3 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बारी को बयान देता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।